का महल जो राजा चक्रवर्ती ने अपनी बेटी समृता के लिए बनवाया था, लेकिन आज इस महल से लोग कोसों दूर रहना ही पसंद करते हैं और इसका कारण है सर कटा हुआ भूत जो आज भी इस महल में घूमता रहता है। जिस किसी ने भी इस महल के आसपास भी जाने की कोशिश की, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। बचाओ 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 मुझे। ये मुकुंद है, राज परिवार का वंशज। मुकुंद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसने बहुत शोहरत हासिल कर ली। मुकुंद के घर एक बेटी का जन्म हुआ तो उसने इसका नाम समृता रख दिया। समृता दिखने में हूबहू राजकुमारी समृता जैसी थी। पापा, मुझे राजमहल देखना है। नहीं बेटा, वहां जाना अलाउड नहीं है। तुम जब बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा। पक्का ना? हाँ पक्का। जब भी समृता राजमहल देखने की बात करती तो मुकुंद घबरा जाता। उसे उस राजमहल में रहने वाले सरकटे भूत की याद आ जाती। एक दिन मुकुंद कुल देवी के मंदिर गए। पंडित जी, समृता जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो राजमहल जाने की जिद किए जा रही है। वो करेगी ही, आखिर वही उसका असली घर है। पर आप तो जानते हैं कि वहां वो सरकटा भूत रहता है। हाँ, और ये भी पता है कि तुम्हारी बेटी ही उस सरकटे भूत से उस राजमहल को मुक्त करेगी। पर अभी समय है, वो बच्ची है। अभी तुम उस पे ध्यान दो। अनुकूल समय आने पर मैं खुद उसे वहां ले जाऊंगा। ठीक है पंडित जी। समय बीतता गया और समृता बड़ी होती गई। अब वो 20 वर्ष की हो चुकी थी। मुकुंद उसे कुलदेवी के मंदिर ले गया। वहां समृता ने पंडित जी के पैर छुए। आयुष्मान भव, आखिर सही समय आ ही गया। कैसा समय? तुम्हें उस राजमहल का इतिहास बताने का। ये लगभग 2 सदियों पहले की बात है। राजा राजशेखर उस वक्त के महाराज थे। उनकी बेटी समृता उनकी जान थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए समृता महल का निर्माण किया। समृता उनकी एक लौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने समृता का रिश्ता एक राजकुमार से तय किया था। शुरू में समृता को भी ये रिश्ता मंजूर था। फिर एक दिन राजमहल में कल्पेश नाम का एक मुंशी आया। ये मुंशी बहुत ही आकर्षक था। समृता को कल्पेश पहली नजर में ही भा गया। धीरे धीरे समृता और कल्पेश में दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई। एक दिन की बात है। तुम मेरे पिताजी से मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते? वो राजा है और मैं एक मामूली मुंशी। तो मैं बाबा को बता देती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। जैसे ही समृता पीछे घूमी, उसने देखा कि उसके बाबा वहीं खड़े सब सुन रहे थे। राजा राजशेखर की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कल्पेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर समृता को सदमा लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। समृता का बहुत इलाज करवाया गया, पर उसे कभी होश नहीं आया और कुछ सालों बाद वो बेचारी मर गई।
पर जिस दिन राजा जी ने कल्पेश की हत्या की, वो सर कटा हुआ भूत बनकर समृता महल में कैद है। अब तक कोई भी राज परिवार वाला समृता महल से जिंदा नहीं लौट पाया। कल्पेश का भूत हर किसी को मार देता है। इसीलिए कोई भी राज परिवार का व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए पापा मुझे भी वहां नहीं ले गए? हाँ, पर तुम वहां अवश्य जाओगी। तुम्हें वहां जाना ही है, यही विधि है। लेकिन मैं भी तो राज परिवार से हूँ। वो सरकटा भूत मुझे भी तो मारेगा। नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेगा, क्योंकि तुम समृता हो, उसकी प्रेमिका समृता। मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। उसी कुल में, उसी नक्षत्र में पैदा हुई, हूबहू समृता की शक्ल है तुम्हारी। मानो समृता का दूसरा जन्म हो तुम। लेकिन मैं वहां क्यों जाऊं? ताकि तुम कमलेश की आत्मा को मुक्ति दिला सको। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, समृता खुद तुम्हारी रक्षा करेगी। अगली पूर्णिमा की रात तुम्हें राजमहल जाना है। तुम अकेले ही भीतर जाओगी, बाकी देवी मां तुम्हारी रक्षा करे। अब क्या समृता को जाना जरूरी है पंडित जी? तुम तो सब जानते हो मुकुंद, समृता का वहां जाना कितना जरूरी है। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूं, पर निश्चिंत रहो, समृता महल में समृता का बाल भी बाका नहीं होगा। पंडित जी की आज्ञा अनुसार मुकुंद समृता को राजमहल ले गया। समृता डरी हुई थी। उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चीख चीख कर उसका नाम पुकार रहा हो। पापा, आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? कैसी आवाज? कोई मुझे पुकार रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। पंडित जी ने मुझे यहीं खड़े रहने की आज्ञा दी है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आता बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो भाग आना। ठीक है पापा। समृता और मुकुंद दोनों ने प्रार्थना की और फिर समृता ने महल की चौखट पर कदम रखा। समृता के कदम रखते ही बिजली कड़कने लगी। अचानक से समृता का डर गायब हो गया। वो कुछ बदली बदली सी थी। वो राजकुमारी समृता बन चुकी थी। महल के अंदर जाते ही राजकुमारी समृता को वो सरकटा भूत दिखा, जो राजकुमारी को देखकर खुश हो गया और उसका सिर उसकी धड़ पर जुड़ गया। तुम आ गई समृता, तुम आ गई। मैं सदियों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब से तुम मेरे साथ यहीं रहना, इसी समृता महल में। नहीं कमलेश, ये हमारी दुनिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। हमारी दुनिया अलग है कल्पेश, हमें वहीं जाना होगा। मैं यहां तुम्हारे लिए था। मुझे पता था कि तुम अपने महल जरूर आओगी। मैं आ गई और अब हम दोनों को यहां से जाना होगा। राजकुमारी समृता ने कल्पेश का हाथ थामा। राजकुमारी समृता की आत्मा समृता के शरीर से अलग हो गई। समृता बेहोश हो गई। राजकुमारी समृता और कल्पेश दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अगली सुबह जब समृता को होश आया तो वो दंग रह गई। वो खंडहर फिर से एक शानदार महल में बदल चुका था। उसके पापा बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। क्या हुआ अंदर? क्या हुआ मुझे वो तो पता नहीं, पर वो भूत जा चुका है। महल फिर से पहले की तरह हो गया है। शायद कल्पेश की आत्मा को शांति मिल गई।
और राजकुमारी समृता को भी। तनीषा के जन्म के समय ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। इसके बाद उसके घर में उसके दादा दादी, चाचा चाची सब उसे मनहूस समझते थे। थोड़ी बड़ी होने पर उसे घर भर के ताने सुनने पड़ते थे। बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। उसके पिता दिन भर काम करते थे। शाम को घर वापस आकर उन्हें तनीषा की हालत देखकर बड़ा दुख होता था। वो अक्सर सोचते थे, उफ, कैसे लोग हैं मेरे घर के। एक तो इस बेचारी बच्ची की माँ नहीं है, ऊपर से ये लोग इसे मनहूस कहते हैं। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मेरी बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एक दिन वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तनीषा को स्कूल में दाखिला दिलाने चल पड़े। अभी वो घर से निकले ही थे कि राम राम दीनानाथ बाबू, क्या बात है? इस बार बड़ी जल्दी शहर जा रहे हो और तनीषा बेटिया को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तनीषा को दाखिला दिलवाने ले जा रहा हूँ। अब तनीषा भी पढ़ाई करेगी। बावला हो गया है क्या दीनानाथ? लगता है तुम गांव के तौर तरीके भूल गए हो दीनानाथ बाबू। भला लड़कियों को कौन पढ़ाता लिखाता है? लड़कियां चूल्हा चौका करते ही अच्छी लगती हैं। बाहर का काम आज भी लड़के ही संभालते हैं। ये सब दकियानूसी बातें हैं। आखिर कब तक तुम लोग लड़का और लड़की में फर्क करते रहोगे? मेरी बेटी जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही करेगी। तुम्हें इससे क्या? हमें क्या? देख लेना, एक दिन यही तुम्हारे मुंह पर कालिख पोतेगी। तुम कहीं मुंह छिपाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन मुंह छिपाने तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। दीनानाथ ने इतना कहा और तनीषा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। विद्यालय में दाखिला पाकर तनीषा को नया जीवन मिल गया। वो बहुत खुश थी। अब बस तुम मन लगाकर पढ़ाई कर मेरा बच्चा, और उन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दे जो समझते हैं कि लड़का लड़की एक समान नहीं होते हैं। तू तो मेरा गुरूर है। बोल, करेगी ना पढ़ाई? जी पापा। दीनानाथ ने खुशी से तनीषा के सर को चूमा और फिर उसे गले लगा लिया। समय बीता और तनीषा ने धीरे धीरे अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली और गांव से दूर किसी दूसरे गांव के ही कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। तनीषा ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश ही किया था कि कुछ लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अरे मुन्ना भैया, वो देखिए, कॉलेज में नया माल आया है। मुन्ना कॉलेज के छटे हुए बदमाश लड़कों का लीडर था। उसके दादा प्रदेश के मंत्री रह चुके थे। कॉलेज में उसकी इतनी धाक थी कि सब के सब उससे पंगा लेने से डरते थे। कहाँ जा रही हो जाने मन? जरा हमसे भी तो मिलती जाओ। कब से तुम्हारे दीदार के लिए खड़े हैं। तनीषा को उसकी बदतमीजी बहुत बुरी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगी। वो अपने कॉलेज के पहले दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, मगर मुन्ना भी कम बदमाश नहीं था। उसने लपक कर तनीषा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगी? प्रिंसिपल से शिकायत करोगी? नहीं, थप्पड़ लगाऊंगी। और फिर तनीषा ने करारा तमाचा मुन्ना की गाल पर जड़ दिया। चटाक की जोरदार आवाज हुई और सब लोग उस तरफ देखने लगे। मुन्ना की आंखों में खून उतर आया। वो दांत पीसते हुए बोला, तुझे पता है तूने किस पर हाथ उठाया है? चचा विधायक हैं हमारे यहाँ के। तो क्या सारे शहर की लड़कियां तेरी जागीर हो गईं? अभी तो सिर्फ थप्पड़ लगाया है, अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो सबके सामने चप्पलों से तेरी पिटाई कर दूंगी। इतना कहकर तनीषा वहाँ से चली जाती है। मुन्ना बस गुस्से से देखता रह जाता है। वाह, मजा आ गया। कोई तो आया जिसने इस मुन्ना को अच्छा सबक सिखाया है। मगर ये मुन्ना भी छटा हुआ बदमाश है, चुप नहीं बैठेगा। एक शाम कॉलेज का फंक्शन था। सारे छात्र छात्राएं नाच गाने में मग्न थे। तभी बाथरूम से एक छात्रा के चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर लोगों को जोरदार धक्का लगता है। बाथरूम के फर्श पर तनीषा की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह नोच खसोट और चोटों के निशान थे। उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। सब जानते थे कि ये किसने किया है, लेकिन सामने आकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तनीषा की लाश का पोस्टमार्टम करके उसके पिता के हवाले कर दिया गया। दीनानाथ अपनी बेटी की लाश को लेकर गांव आ गया। वो उसका अंतिम संस्कार करते करते रो पड़ा। हाय मेरी बच्ची, ये तुझे क्या हो गया है?
किस दरिंदे ने ये हरकत की है। हाय, क्या क्या सपने देखे थे मैंने, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था, करा दिया ना मुंह काला। जरूर इसकी बेटी की ही गलती होगी। क्या जरूरत थी उसे स्कूल कॉलेज भेजने की, हैं? मैंने तो सुना है जिस दिन ये मरी उस दिन कॉलेज की पार्टी में गई थी, मौज मस्ती कर रही थी। भला बताओ, भले घर की लड़कियां पार्टी वार्टी में जाती हैं क्या? चुप करो सबके सब। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोलते हुए? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं ये साबित करके रहूंगा, समझे तुम सब? उस दिन से दीनानाथ अपनी बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए दर दर भटकना शुरू कर देता है, मगर जानी मानी हस्ती होने के कारण मुन्ना साफ बरी हो जाता है। दीनानाथ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागल हो जाता है। इस घटना को साल भर हो जाता है। आज फिर कॉलेज का फंक्शन है, नाच गाने का माहौल चल रहा था। तभी बाथरूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार ये चीख किसी लड़की की नहीं थी, बल्कि किसी लड़के की थी। सब लोग भागकर बाथरूम की ओर जाते हैं। बता सबको कि तूने मुझे कैसे और क्यों मारा था। तेरे ही कारण मुझे असमय इस संसार से जाना पड़ा था। मेरे पापा मेरे इंसाफ के लिए सर पटक पटक कर पागल हो गए। बता जल्दी। मैंने ही तनीषा का खून किया है। उस दिन इसके कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए पिछले साल फंक्शन वाले दिन अपने दोस्त राघव के साथ मिलकर पहले तनीषा के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे माफ कर दो तनीषा। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। इतना कहकर तनीषा अपने तेज नाखूनों वाले हाथों से दोनों की गर्दन दबोचकर उनका काम तमाम कर देती है। इस तरह तनीषा न केवल अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है, बल्कि खुद को निर्दोष साबित करते हुए गांव वालों का मुंह भी बंद कर देती है। ये कहानी है अब्दुल, उसकी पत्नी समीना और उसकी 7 साल की बेटी मुस्कान की। अब्दुल माली का काम करता था और समीना एक बंगले में झाड़ू पोछेगा। दिसंबर की सर्दियों की बात है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आज तो हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसी सर्दी में अब्दुल, समीना और उसकी बेटी मुस्कान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह दुबक कर बैठे हुए थे। अब्बू, ये ठंड कब खत्म होगी? मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। हो जाएगी बेटा, कुछ दिन और लगेंगे। आज तो ठंडी हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे शरीर में कपकपी सी छूट रही है। पता नहीं अल्लाह कब तक हम मजलूमों का इम्तिहान लेता रहेगा। अम्मी, क्या अल्लाह सिर्फ हम जैसे गरीबों का ही इम्तिहान लेता है? वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक लंबी सी कार आकर रुकती है। उससे एक परिवार उतरता है, जिसमें भास्कर, उसकी पत्नी तान्या और उसका बेटा राहुल होते हैं। भास्कर शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अब्दुल और समीना उस परिवार को पहचानते थे क्योंकि वे उन्हीं के आलीशान बंगले में काम करते थे। भास्कर और उसके परिवार ने उन लोगों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। लगता है भास्कर साहब ने हम लोगों को देख लिया है। हम किसी को नहीं दिखते समीना, हम गरीब किसी को नहीं दिखते। भास्कर और उनका पूरा परिवार उस कड़कड़ाती ठंड में आइसक्रीम खाने के लिए निकला था। जहां उनकी कार रुकी थी, एक आइसक्रीम वाला वहीं खड़ा था। लीजिए पापा, मिल गया आइसक्रीम वाला। अब जल्दी से मुझे दिला दीजिए आइसक्रीम। भास्कर और उसकी पूरी फैमिली उस ठंड में भी आइसक्रीम पूरे मजे लेते हुए खाते हैं। कुछ भी कहो, लेकिन आइसक्रीम खाने का जो मजा ठंड में है वो गर्मी में तो नहीं। पूरा मुंह एकदम ठंडा ठंडा हो गया मॉम। अगले दिन मुस्कान की ठंड के कारण तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका पूरा बदन नीला पड़ गया था। वे उसे अस्पताल लेकर गए। इसे तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा, इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब्दुल ने मुस्कान को एडमिट तो कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और कहा कि देखो, तुम हिम्मत से काम लो, हमें तुम्हारी बेटी के कुछ बड़े टेस्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम कुछ पैसों का इंतजाम कर लो। वो ठीक तो हो जाएगी ना?
डॉक्टर ने अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो फिर से आईसीयू के अंदर चले गए। अब्दुल ने बेचारगी से अपनी पत्नी समीना की ओर देखा। वो बेचारी फूट फूट कर रोए जा रही थी। अरे क्यों फिक्र करती है, सब ठीक हो जाएगा। सुनो ना, डॉक्टर साहब ने कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहा है। मेरी जेब में तो 100 रुपए ही पड़े हैं। मैं भास्कर सर से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर वो मुस्कान को समीना के पास छोड़कर भास्कर से कुछ पैसे मांगने के लिए उसके पास चला गया। भास्कर उस समय किसी से फोन पर बातें कर रहा था। नो 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 नो, मैंने कहा ना, चाहे कितना बड़ा भी लॉस हो जाए, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मेरे बेटे की कल रात से तबीयत ठीक नहीं है और उससे इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग नहीं। भास्कर ने कॉल कट किया। तभी अब्दुल ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आज समीना नहीं आई क्या? तुम लोग भी ना बिना मतलब के छुट्टी किया करते हो। अब्दुल ने ना में अपना सिर हिलाया और उससे कुछ पैसे मांगे। पैसे? किस बात के पैसे? साहब, इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है। मेरी मासूम बेटी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसे ठंड लग गई है। अरे ठंड लगी है तो मैं क्या करूं? जाकर उसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। साहब, डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने कुछ टेस्ट कहा है, उसी टेस्ट के लिए आपसे पैसे मांगने आया हूं और आज की छुट्टी मुझे भी चाहिए। अब्दुल और भास्कर बातें कर ही रहे थे कि तभी तान्या सीढ़ी से नीचे उतरती हुई आई। उसने उन लोगों की बातें सुन ली थी। भास्कर, ये तो इन लोगों का हमेशा का नाटक है। झूठ बोलते हैं ये लोग, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, तभी तो इनकी हालत नहीं सुधरती। नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी मुस्कान सच में बहुत बीमार है। देखो, ये सब ड्रामा बंद करो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि तुम पैसे एडवांस तो ले लोगे, लेकिन उसकी शराब पी जाओगे। तान्या की बात का अब्दुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो सिर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहा। देखो, तुम्हें छुट्टी चाहिए तो ठीक है, ले लो। इसके पैसे कटेंगे, लेकिन एडवांस पैसों की उम्मीद मत करना। अब्दुल वहाँ से आंसू बहाता हुआ अस्पताल की ओर निकल पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाए। इधर भास्कर के बेटे की भी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उसके फैमिली डॉक्टर उसे चेक करने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है राहुल को ठंड कैसे लगी। वो कल हमने ठंडी आइसक्रीम खाई थी। ओफो, इतनी ठंड में ठंडी आइसक्रीम। देखो, मुझे थोड़ा डाउट है, तुम तुरंत इसे अस्पताल लेकर जाओ। तान्या और भास्कर दोनों राहुल को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। पूरे दिन अस्पताल में उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने भास्कर से जो कहा, उसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। हमने सारी कोशिश कर ली, इसके फेफड़े बहुत कम काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सहारे कब तक इसकी सांसें चलेंगी कहना मुश्किल है। हमें जल्द से जल्द इसके फेफड़े ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। तो करिए ना डॉक्टर, पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करिए। राहुल मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा। बात पैसों की नहीं है। फेफड़े ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कोई डोनर तो चाहिए, ऐसा कोई जिसकी मौत कुछ घंटों पहले हुई हो। अगर वो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आपके बेटे को बचाना। ये कहकर डॉक्टर चुप हो गए। उनकी बात सुनकर भास्कर को जैसे लकवा सा मार गया। उसकी पत्नी तान्या फूट फूट कर रोने लगी। भास्कर, मेरे राहुल को किसी तरह बचा लो। तान्या लगातार रोई जा रही थी। तभी अब्दुल उनके पास आया और कहा कि साहब, आप मत रोइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर भास्कर उसे घूरकर देखने लगा। अब्दुल, हमने तुम्हें छुट्टी नहीं दी तो तुम यहां हमारा मजाक उड़ाने पहुंच गए। तुम्हें पता भी है कि मेरे बेटे को क्या हुआ है? पता है साहब, खूब अच्छे से पता है, क्योंकि कुछ देर पहले मेरी बेटी इसी बीमारी से मर गई। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। अब्दुल उसे मुस्कान के मृत शरीर के पास ले गया, जिसकी मौत कुछ देर पहले ही हुई थी। अपनी मृत बच्ची के पास बैठी समीना चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी और उससे जागने को कह रही थी। अरे देखिए ना मुस्कान के अब्बू, हमारी मुस्कान जागती ही नहीं। देखिए, ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। खुदा के लिए आप इसे जागने के लिए कहिए ना। अब्दुल दिल पर पत्थर रखकर समीना की बात सुन रहा था।
समीना, हमारी मुस्कान अब कभी नहीं जागेगी। खुदा को उसकी जरूरत हमसे ज्यादा थी, इसलिए उसने उसे अपने पास बुला लिया। चुप रहिए आप, मेरी मुस्कान सो रही है, वो कहीं नहीं गई है। समीना, आंखें बंद करने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। हमारी मुस्कान अब नहीं रही। उसके बाद अब्दुल ने समीना को सारी बात बताई। इस बीच तान्या और भास्कर किसी मुजरिम की तरह अब्दुल और समीना के पास खड़े थे। एक एक कर सारे दृश्य उन दोनों की आंखों के आगे गुजर रहे थे। कैसे उन्होंने अब्दुल का अपमान किया था, कैसे उसे दुत्कार दिया था, उसकी सच्ची बात को भी झूठा साबित कर दिया था। समीना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर भी उसने मुस्कान के फेफड़े ट्रांसप्लांट करने के लिए मूक सहमति दे दी। पूरे 8 घंटे लंबा ऑपरेशन चला। ये 8 घंटे भास्कर और तान्या के लिए पहाड़ की तरह थे। 8 घंटे बाद मुबारक हो, अब आपके बेटे की हालत बिल्कुल ठीक है। 2-3 घंटे बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। ये सुनकर उन दोनों की आंखें भर आई। तान्या और भास्कर अब्दुल और समीना का शुक्रिया करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरा अस्पताल छान मारा पर वो नहीं मिले। दूसरी ओर अब्दुल और समीना कब्रिस्तान में अपनी मुस्कान को अंतिम विदाई दे रहे थे। उनकी बच्ची मरकर भी किसी को जीवन देकर चली गई थी। दोस्तों, अब आप निर्णय करिए कि इनमें गरीब कौन और अमीर कौन।